हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 19वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मान्यता के लवों को अर्जुन अपने लवों से जोड़ना चाहता था और वो मान्या के होठों की तरफ झुकने लगा, लेकिन तभी उनके डोर पर नॉक करने की आवाज़ आई। तो अर्जुन ने कहा, कौन है? तभी एक सर्वेंट की आवाज़ आई, सर, बड़े सर आपको नीचे बुला रहे हैं। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप चलो, हम अभी आ रहे हैं। अर्जुन मान्यता के ऊपर से उठा और उसने चादर से मान्यता को लपेटते हुए उसे कहा, मुझे लगता है बाबा को हमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए बाबा हमें बुला रहे हैं। तो चलो नीचे चलते हैं। मान्यता ने हाँ में सर हिलाया और अर्जुन उसे लेकर बाथरूम में चला गया। अर्जुन ने मान्यता को शावर के नीचे खड़ा किया और वो बाहर चला गया। मान्यता ने शावर लिया और थोड़ी देर में वो बाथरोब पहनकर बाहर आ गई। तभी अर्जुन ने उसे उसकी ड्रेस निकाल कर दी और खुद भी नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। अभी वो कुछ भी करने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसके बाबा उसे बुला रहे थे, इसलिए दोनों ने अलग अलग ही शावर लिया था। क्योंकि अर्जुन जानता था कि वह मान्यता के साथ अगर शावर लेगा तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा कुछ करने से। थोड़ी देर में तैयार होकर दोनों मान्यता और अर्जुन जब नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन के बाबा, राघव, जानवी तीनों डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और उनका ब्रेकफास्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। अर्जुन और मान्यता भी जाकर उनके साथ बैठ गए। तो बाबा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, वो मैं कह रहा था कि एक ग्रैंड पार्टी हम अरेंज करते हैं। हमें कंसाइनमेंट भी मिल गया है और मेरी बहू इस बार पहली बार यहाँ आई है, तो हमारे घर तो एक पार्टी बनती है ना। आज रात ही पार्टी होगी और प्रिपरेशन भी चालू हो गई है, घर पर ही होगी ये पार्टी। अर्जुन और मान्यता दोनों ही बाबा की तरफ देखने लगे। तभी बाबा ने मान्यता के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बच्ची, तुम पहली बार हमारे देश, हमारे घर आई हो, फिर पता नहीं कब आओगी, और अर्जुन कब तुम्हें लेकर यहाँ वापस आएगा उसका कुछ पता नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक ग्रैंड पार्टी तुम्हारे लिए रखूँ, इसलिए इस पार्टी के लिए प्लीज़ बेटा मना मत करना। तो बाबा ने कंफर्म करते हुए कहा, ठीक है, फिर आज रात को पार्टी है, तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। फिर उन्होंने जानवी और राघव को देखकर कहा, तुम दोनों भी तो आओगे ही पार्टी में, तो अच्छे से रेडी होकर आना, और जानवी, तुम अपने हाथ का थोड़ा ख्याल रखना। जैसे ही बाबा ने जानवी से कहा, उसकी तीखी नज़रें मान्यता को घूरने लगी, लेकिन मान्यता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने आगे रखे कॉफ़ी कप को उठाकर कॉफ़ी पीने लगी। तभी बाबा अपने चेयर से उठते हुए मान्यता के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, चलिए हमारे साथ। मान्यता तो हैरानी से कभी बाबा को तो कभी अर्जुन को देख रही थी। तभी अर्जुन ने अपनी आंखों से इशारा किया तो मान्यता अपने चेयर से उठी और अपना सीधा हाथ बाबा के हाथ में उसने रख दिया। बाबा ने उसके हाथ को पकड़ा और वह उसे लेकर बाहर विदा के जाने लगे। वहीं अर्जुन मुस्कुराते हुए बाबा और मान्यता को जाते हुए देख रहा था। तभी अर्जुन उनके पास आते हुए बोला, क्या बात है बाबा, सिर्फ अपनी बेटी को ही ले जाइएगा या मुझे भी लेकर जाइएगा? अर्जुन के इतना कहने पर बाबा ने अपना दूसरा हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया तो अर्जुन ने जल्दी से उनका हाथ थाम लिया, क्योंकि वह बिना वजह मान्यता से दूर होना नहीं चाहता था। और अब बाबा दोनों के साथ बाहर विला से निकल गए। वहीं उनके जाने के बाद जानवी और राघव उसे ही देख रहे थे, जिस तरफ से बाबा अर्जुन और मान्यता को लेकर गए थे। तभी राघव ने जानवी से कहा, ये पार्टी वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ये कब बाबा ने फैसला किया पार्टी करने का? जानवी ने कहा, बाबा ने नहीं, मैंने किया है ये सब, मैं बस बाबा को सामने खड़ा किया है। जानवी की बातें सुनकर राघव बेयकीनी से उसे देखते हुए बोला, तुमने किया, लेकिन कैसे? बाबा ने तुम्हारी बात कैसे मान ली? तभी जानवी ने बोला, जस्ट अ मिनट, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। राघव के इतना कहने के बाद जानवी ने अपना फ़ोन जो उसके साइड टेबल पर रखा था उसे उठाया और उसे एक नंबर डायल किया। तो 2-3 रिंग जाने के बाद वहाँ से फ़ोन रिसीव हुआ तो जानवी ने कहा, हेलो एल्विस। फ़ोन की दूसरी तरफ से एल्विस था, क्योंकि जानवी ने अभी एल्विस को फ़ोन लगाया था। एल्विस ने कहा, यस जानवी, बोलो, मुझे कैसे याद किया? तभी एल्विस
से जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम अपने दुश्मन अर्जुन को भूल चुके हो, इसलिए इतने ठंडे बैठे हो। अगर तुम्हें अर्जुन को कमज़ोर करना है और उसे हराना है तो अर्जुन की एक कमज़ोरी है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। एल्विस, जो अभी अपने घर में अपने बेडरूम पर लेटा हुआ था, वो झट से उठकर बैठते हुए बोला, ओह रियली जानवी, तुम मुझे पागल समझती हो क्या? जो तुम मुझे कहोगी और मैं यह मान लूँगा। मुझे नहीं पता कि तुम अर्जुन के साइड हो। तभी जानवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जब एक लड़की किसी से प्यार करती है ना, और जब वह इंसान उसे ठुकरा देता है, तब वह लड़की उसकी साइड नहीं होती, वो तो बस उसे बर्बाद करने की साइड में होती है। जैसे ही जानवी ने ये कहा तो एल्विस के चेहरे पर जो स्माइल थी वह और बड़ी हो गई, और इधर जानवी के पास बैठा राघव भी मुस्कुराने लगा। तभी जानवी ने एल्विस से कहा, अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट है अर्जुन को बर्बाद करने में तो बोलो, नहीं तो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। इतना कहकर जैसे ही जानवी ने कॉल एंड करना चाहा, तभी एल्विस ने कहा, कमज़ोरी तो बताओ क्या है। तभी जानवी ने मुस्कुराते हुए फ़ोन को स्पीकर पर किया और राघव को सुनाते हुए बोली, अर्जुन की कमज़ोरी तुम्हें आज रात की पार्टी में मिल जाएगी, लेकिन हाँ, उसे तुम लेकर जाओगे और जितना चाहे बेदर्दी से बर्बाद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अर्जुन अगर उसे बचाने बीच में आता है तो तुम्हें अर्जुन को भी बर्बाद करना पड़ेगा। यानी कि तभी एल्विस ने बीच में कहा, ख़त्म करना है। उसके बातें सुनकर जानवी और राघव और एल्विस तीनों ही हंसने लगे। जानवी ने कॉल एंड किया तो राघव ने उससे कहा, तुम तो अर्जुन से प्यार करती थी ना, फिर उसे ख़त्म क्यों करना चाहती हो। तभी जानवी राघव की तरफ झुकी और उससे बोली, बाबा की सारी प्रॉपर्टी और पावर तुम्हें चाहिए। अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मुझे ठुकरा दिया है, तो अब मैं अर्जुन को बर्बाद करना चाहती हूँ, और अब पावर ऑफ प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में है, तो मैं अर्जुन के पास जाकर क्या ही करूँगी। इतना कहकर जानवी राघव को एक लस्ट भरी नज़रों के साथ राघव को देखने लगी। तभी राघव गौर से जानवी को देख रहा था और उसके कहने का मतलब उसने अच्छे से समझा। वैसे ही जानवी का जो हाथ ठीक था वो उसे पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच रहा था और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, तो फिर जान खेल शुरू करते हैं। इतना कहकर राघव ने जानवी के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। जानवी ने भी राघव को खुद से दूर नहीं किया और वह उसे किस बैक करना शुरू कर दिया। जानवी राघव का पूरा साथ दे रही थी। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो दोनों अपनी प्यास बुझा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में उदयपुर हवेली में अभी तक्ष के दादा और दादी दोनों डाइनिंग हॉल में बैठे थे और वो दोनों बड़े ही खुश हो रहे थे, क्योंकि तक्ष उनसे वादा कर चुका था कि वह निहारिका को लेकर वापस ही लौटेगा। वह अभी हवेली के अंदर आ ही रहे थे कि तक्ष के माँ बाप ने उन दोनों को इतना खुश और निहारिका का नाम लेते सुना, तो वह उनके पास आए और तक्ष के पापा हरीश रंधावा ने अपने पिता से पूछा, बाबा, आज इतने सालों बाद निहारिका का नाम आपके मुंह से सुन रहा हूँ। तभी उसके पिता ने कहा, अब से तुम रोज़ सुनोगे, क्योंकि हमारी बच्ची अब वापस आने वाली है। मिल गई है उदयपुर की सिंहासन का उत्तराधिकारी और इस सिंहासन को संभालने के लिए वो वापस आ रही है। तभी तक्ष की माँ, जो निहारिका से हमेशा से नफरत करती थी, उसने चौंक कर कहा, क्या कहा आपने? निहारिका मिल गई है, लेकिन कब, कैसे, कहाँ? उनकी हड़बड़ाहट में पूछे गए इन सवालों को वहाँ बैठे तीनों लोग गौर से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि वह इस तरह से क्यों बोल रही है। तभी वह अपनी बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है इतने सालों बाद निहारिका हमारे पास वापस आ रही है, तो वह मिली कहाँ, वह कैसी है? तभी दादा ने कहा, निहारिका मुंबई में है। वह कहाँ है, कैसी है, यह तो अभी पूरा पता नहीं चला है, लेकिन जो ब्लैक कैट उसके पास है, उस कार्ड को उसने इतने सालों से यूज़ नहीं किया और उस दिन उसने यूज़ किया और पता चला कि वो मुंबई में है। अब तक्ष उसे ढूंढ रहा है और जल्द ही वो उसे लेकर यहाँ वापस आएगा। जैसे ही तक्ष की माँ शीतल जी ने यह सुना, उनके चेहरे का तो पूरा रंग ही उड़ गया।
उन्होंने अपने मन में कहा, नहीं नहीं, ये निहारिका वापस नहीं आनी चाहिए। इसे कितनी मुश्किल से तो मैंने इस घर से बाहर निकाला है। अगर वो लड़की वापस आ जाएगी तो यह सब कुछ ठाट बाट राज सब उसका हो जाएगा। मेरे बेटे को ऐसे भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उस लड़की को तक्ष के हाथ लगने से पहले ही मैं उसे मरवा दूंगी। अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि तब तक्ष के पिता ने पूछा, अब तुम क्या सोच रही हो शीतल? तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि इतने साल बाद निहारिका अपने घर अपने राज्य वापस आएगी तो उसका स्वागत किस तरह से करूँगी। इतना कहते हुए उन्होंने अपने मन में दांत भींचते हुए कहा, स्वागत ऐसा करूँगी कि दोबारा उसकी शक्ल को कोई देख ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ मुंबई में आज संडे होने की वजह से सभी अपने घर पर थे। अंगद घर पर जानकी जी के पास डाइनिंग टेबल पर बैठा था। जब जानकी जी शहर को दूध पीने के लिए कह रही थी और वह अपनी नाक सिकोड़ रही थी, तभी घर की डोरबेल बजी। कौन आया है इतनी सुबह सुबह? जानकी जी डोर खोलते हुए बोली, अंगद से बोली। अंगद हाँ में सर हिलाकर शहर को दूध पिला रहा था। तभी जानकी जी गई और डोर खोला तो सामने देखा तो आरुष खड़ा है और उसके हाथ में फ्रूट्स बास्केट और चॉकलेट्स थे और एक फ्लावर का बुके भी। जानकी जी ने उसे देखकर अंदर आने के लिए कहा तो आरुष अंदर आया और शहर और अंगद को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगा। वह शहर और अंगद के पास आया और सारा सामान टेबल पर रखते हुए बोला, यह लो तुम्हारी फ्रूट्स और इसमें कुछ मदर पॉजिटिव वाइब की बुक है और यह ताज़े फूल मम्मा और बेबी दोनों के लिए। शहर ने जल्दी से फूल उठाया और उसे सूंघने लगी और मैगजीन्स और बुक जो आरुष लेकर आया था उसे अंगद देखने लगा। फिर उसने अपने अंगूठे आरुष को थम्सअप दिखाया और वह सब सोफे पर बैठ गया और एक दूसरे से बातें करने लगे थे। तभी जानकी जी ने आरुष से कहा, ये सब क्या है? आरुष, तुम्हें ये सब लाने की क्या ही ज़रूरत थी? तभी आरुष ने कहा, आंटी, ये सब अंगद ने मुझे लाने के लिए कहा था, ये मैगजीन और फ्रूट्स, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहा था, और ये फ्लावर तो मैं बेबी और मम्मा के लिए लेकर आया हूँ। अब शहर और जानकी जी दोनों अंगद को देख रही थी। वह घर पर रहकर भी किसी और से काम करवाकर शहर का ख्याल रख रहा था। वहीं आरुष अपने दिल में सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसने अंगद के कहने पर वह फ्रूट्स और ये सब चीज़ लेकर आया। कम से कम उसे शहर को देखने का तो एक मौका मिला। तभी शहर अंगद के कंधे पर सर रखकर जो बैठी थी तो उसने अपना हाथ आरुष की तरफ करते हुए कहा, मैंने तुमसे जो काम कहा था वह हो गया? आरुष ने हाँ में सर हिलाया तो शहर खुश होते हुए बोली, चलो अच्छा है, लेकिन क्या वो आकाश पकड़ा गया? अंगद और जानकी जी वह दोनों का मुंह देख रहे थे और अंगद को डर था कि कहीं वो बात, और आरुष को ये डर लग रहा था कि कहीं जानकी जी के सामने वो राज ना खुल जाए। तभी आरुष ने कहा, नहीं, उसका फ़ोन हैक करने के बाद जो फ़ोटोज़ डिलीट हुई थी, लेकिन अभी वो पकड़ा नहीं गया। अभी आरुष इतना कहकर चुप हुआ ही था कि जानकी जी ने उन तीनों को देखते हुए पूछा, ये आकाश कौन है? वहीं दूसरी तरफ तक्ष के विला में तक्ष अभी जिम से वर्कआउट कर रहा था और निधि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। निधि को पूरे 1 महीने तक तक्ष की सर्वेंट की तरह, कुक और उसकी सेक्रेटरी की तरह उसके लिए काम करना था। तक्ष ने कोई संडे और कोई हॉलीडे उसके लिए नहीं रखा था और अभी निधि एक रेड कलर की साड़ी पहने तक्ष के लिए किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। जब निधि का ब्रेकफास्ट बन गया तो उसने टाइम देखा तो सुबह के 9 बजे थे। संडे वाले दिन निधि साड़ी पहनकर उसके घर आएगी। जब निधि तक्ष के ब्रेकफास्ट कराने के लिए उसे ढूंढते हुए जिम की तरफ पहुंची तो उसने देखा कि तक्ष पुशअप कर रहा है और अभी वह पसीने से भीगे हुए बदन को देखकर निधि बस उसे ही देख रही थी। उसकी बॉडी में पसीने से बूंदें चमक रही थी। उसके मसल्स इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे कि निधि खुद को उसकी तरफ देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। निधि साइड में खड़ी होकर एकटक नज़रों से तक्ष को ही देख रही थी। वहीं कुछ देर तक्ष ने भी निधि को सामने लगे मिरर के जरिए देखा, जो कि वह उसे एकटक नज़रों से देख रही थी। तक्ष को निधि का यूं देखना उसके दिल में एक हलचल पैदा कर रहा था, लेकिन वह अभी निधि के साथ कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए उसने निधि की तरफ से अनजान बनते हुए अपनी पुशअप्स करना जारी रखा और निधि भी बिना कुछ कहे बस एकटक उसे ही देख रही थी। जबकि निधि एक रेड साड़ी में देख तक्ष को खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर उसे कसकर अपनी बाहों में भर ले। जब तक
कि वो निधि का यूं देखना खुद को बर्दाश्त न कर सके तो तक्ष अपनी जगह से उठा और निधि के पास चलकर आया। अभी भी निधि तक्ष के अपने करीब आने से बेखबर उसे ही देख रही थी। तक्ष ने अपने हाथ निधि के झांकते हुए कमर पर रखा और उसे खुद से सटाकर उसे लेकर दीवार में सट गया और निधि के गर्दन पर अपने हाथ कसते हुए उससे बोला, क्या तुम मुझ पर अपना जादू चलाना चाहती हो? ये रेड साड़ी उस पर यूं कमर का दिखना, क्या तुम चाहती हो कि मैं बहक जाऊं और कुछ करूं तुम्हारे साथ? तक्ष के ऐसे अचानक निधि पर हमला करने से वह हड़बड़ा गई और उसने खुद को तक्ष से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तक्ष ने बहुत मजबूती से उसकी कमर और गर्दन को पकड़ लिया। वह बस निधि के रेड चेरी जैसे होठों को देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उस रेड चेरी को खा ही जाए, लेकिन काफ़ी देर निधि ने खुद तक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जब वह कर नहीं पाई तो रुआसी आवाज़ में उसने तक्ष से कहा, तक्ष मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जब तक्ष ने निधि की रुआसी आवाज़ सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा और वह निधि की कमर छोड़ते हुए कहा, मैं भी तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ, तुम्हारे असाइनमेंट कंप्लीट करने की, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे पास हो जाओ। फिर उसने अपने मन में कहा, लेकिन इन 1 महीने में जब तक तुम मेरे पास हो मैं एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अपने करीब लाने के लिए। तुम मेरी बनोगी निधि, तुम मेरी बनोगी। तक्ष से छोड़ते ही निधि बुलेट ट्रेन की स्पीड से नीचे की तरफ भागी। वह तक्ष उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गया और फ्रेश होने नीचे आया तो उसने देखा कि निधि ने अपना ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया था। तक्ष जाकर अपनी चेयर पर बैठा और उसने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया तो आज की आमलेट कल से बेटर थी। तक्ष को हल्का नाश्ता करने की आदत थी तो उसने आमलेट खाया और जूस पी लिया और अपनी चेयर से उठकर अपना कोट उठाते हुए निधि से बोला, चलो मेरे साथ। निधि को समझ नहीं आया कि तक्ष संडे को उसे लेकर कहाँ जाएगा। तभी तक्ष ने कहा, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे पता है कि लड़कियों को गिफ्ट कैसा देना है, तो तुम मेरी हेल्प करोगी। चलो मेरे साथ गिफ्ट अरेंज करने के लिए। इतना कहकर तक्ष बंगले से बाहर चला गया। वहीं निधि भी अपना फ़ोन और पर्स लेकर उसके पीछे गई। कुछ देर में तक्ष और निधि दोनों ही एक बहुत बड़े से मॉल के आगे खड़े थे। तक्ष कार की चाबी गार्ड को देता है और निधि का हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर ले जाने लगता है। तभी निधि उससे बोली, इस मॉल में आने की क्या ही ज़रूरत थी? मेरे भैया के मॉल में चलते तो हमें अच्छी खासी डिस्काउंट वहाँ मिल जाती। निधि की बात सुनकर तक्ष धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह निधि को लेकर अंदर मॉल में इंटर हुआ। जैसे ही वह अंदर मॉल में इंटर हुआ वैसे ही गार्ड ने उसे झुककर हुक्म की जय कहा। तक्ष ने उसके हाथ के इशारे से गार्ड को उठने के लिए कहा और निधि को लेकर वो आगे बढ़ गया। निधि को समझ नहीं आया कि गार्ड ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। तक्ष आगे बढ़ते हुए निधि से बोला, तुम्हारे भाई के मॉल में जाने से तुम्हें डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन यहाँ तुम्हें पैसे भी पे नहीं करने पड़ेगी। अगर सबको यह पता चला कि तुम मेरे साथ हो, समझी? निधि ने मुंह बनाकर तक्ष को देखा और अपना चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगी। तक्ष निधि को लेकर एक ज्वेलरी स्टोर में गया तो वहाँ भी सब तक्ष को देखकर सब झुकाकर हुक्म की जय करने लगी। निधि को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वह सब तक्ष को हुक्म क्यों कह रहे हैं। तक्ष ने हाथ के इशारे से सबको उठने के लिए कहा। फिर तक्ष ने स्टोर के मैनेजर से कहा, मैडम जो भी कहे इन्हें लाकर दिखाओ। निधि तक्ष की तरफ देख रही थी। तभी तक्ष ने कहा, मैंने कहा ना, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो तुम पसंद कर दो, उसके लिए क्या अच्छा लगेगा। मुझे लड़कियों की चॉइस बिल्कुल नहीं पता। निधि हाँ में सर हिलाया और मैनेजर से कहा, आप मुझे कुछ नेकलेस और रिंग्स दिखा दीजिए। मैनेजर ने वैसे ही किया। कुछ ही देर में निधि के आगे बहुत सारे यूनिक नेकलेस डिज़ाइन और रिंग फिंगर्स डिज़ाइन रखे हुए थे और निधि कंफ्यूज हो रही थी कि वह क्या पसंद करे और तक्ष बस निधि के कंफ्यूजन से भरे चेहरे को देख रहा था। अभी उसके चेहरे पर कोई चालबाजी नहीं थी तो निधि नेकलेस और रिंग पसंद कर ही रही थी। वहीं तक्ष की नज़रें सिर्फ निधि को देख रही थी और उसे अपनी नज़रों से वो अपने दिल में उतार रहा था। निधि तक्ष को पसंद तो पहले दिन से ही कर रहा था जब उसने पहली बार निधि को रेस्टोरेंट में उसकी हेल्प करते हुए देखा था, लेकिन बाद में जब तक्ष को पता चला कि निधि कितनी बदतमीज है तो तक्ष थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ था। लेकिन जब वह निधि को संभाल सकता है तो उसी
यही डिसाइड किया कि वह निधि को संभालेगा और उसे अपना बनाएगा। आज निधि उसकी ना सही लेकिन उसके साथ ज़रूर थी और वह वक्त तक्ष जरूर ले आएगा जब निधि का रोम रोम यही कहेगा कि वो तक्ष की है। निधि ने कुछ देर में एक रिंग फिंगर और एक नेकलेस का सेट पसंद किया और तक्ष की तरफ करते हुए कहा, सर ये देखो मैंने ये चूज़ किया है, इन दोनों में से आपको जो सही लगे आप वो चूज़ कर लो। तभी तक्ष जो निधि के बगल में सोफे पर बैठा था उसने मैनेजर से बाकी सारे सामान ले जाने के लिए कहा और निधि को बोला, तुम कंफर्म हो कि तुम्हें ये पसंद आया है या कुछ और देखना चाहोगी? निधि ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे इसके डिज़ाइंस बहुत पसंद आई है। निधि की बात सुनकर तक्ष अपनी जगह से उठा और निधि को भी उठाकर सामने लगे मिरर के पास ले गया और उसे मिरर के पास खड़े करके जो नेकलेस निधि को पसंद किया था वो उसके गले में पहनाते अपने होठ उसकी कान के पास ले जाकर बोला, हैप्पी बर्थडे निधि। निधि के चेहरे पर जो कन्फ्यूज़न और होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी वो एकदम से गायब हो गई। वह हैरानी से तक्ष को देख रही थी कि उसका बर्थडे उसे ही याद नहीं लेकिन तक्ष को कैसे याद है। निधि अभी स्टैचू की तरह बनी मिरर में तक्ष को ही देख रही थी, मिरर के जरिए, और तक्ष उसके गले में नेकलेस जो पहना रहा था। फिर उसने अपने दांतों से नेकलेस का हुक को लगाया तो उसके होठ निधि के गर्दन को छू गए और निधि ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। तक्ष यह सब देखकर मुस्कुराने लगा और उसने अपने हाथ को निधि की साड़ी में झांकते हुए कमर पर रखा और उसे खुद से चिपका लिया। निधि ने अपनी गर्दन तक्ष के सीने पर रखा तो तक्ष ने कहा, क्या हुआ निधि? निधि झटके से पलटकर तक्ष के सीने से लग गई और उसने धीरे से कहा, मुझे मेरा बर्थडे याद नहीं था। तब तक्ष ने निधि के बालों को सहलाते हुए से कहा, अगर तुम्हें याद नहीं था तो क्या हुआ, मुझे तो याद था ना, और आज से तुम्हारी हर एक चीज़ का ख्याल मैं रखूँगा। तुम्हें याद हो ना हो मुझे हर चीज़ याद होगा, तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में। निधि ने अपनी आंखें खोली और तक्ष को देखने लगी। तक्ष ने निधि के गाल को छुआ और उससे कहा, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बेबी। अभी भी तक्ष निधि की आंखों में ही देख रही थी। तब तक तक्ष ने जो रिंग निधि ने पसंद किया था वह उसे निधि की उंगलियों में पहनाते हुए कहा, निधि मैं वैसे तो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की के करीब गया था लेकिन वह मेरे प्यार के काबिल नहीं थी। तुम्हें जब से मैंने पहली बार देखा था तो तुम मेरे दिल में उतर गई, लेकिन तुम्हारी बदतमीजियों ने मुझे तुमसे दूर रखा और तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर बनाकर सिर्फ तुम्हें पाने के लिए मैं आया था। यह सब कुछ जब तुम चाहो तब तुम्हें मिल सकता है, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरा बनकर। जैसे ही तक्ष ने कहा, निधि ने झट से अपनी आंखें खोलकर तक्ष को देखी और तक्ष से थोड़ा दूर हो गई और उससे कहा, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तब तक्ष निधि के करीब आया और फिर उसके गाल को हल्के से छूते हुए बोला, जानता हूँ इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरी मोहब्बत तुम्हारी उस अधूरे मोहब्बत को पूरा कर सके और तुम मेरी बाहों में आ सको। निधि मैंने पता किया है सब तुम्हारे बारे में, जिससे तुम मोहब्बत है उसे किसी और से मोहब्बत है, और अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत उससे मत किया करो जिससे तुम्हें मोहब्बत हो, बल्कि मोहब्बत उससे करो जो तुम्हें चाहता हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम अभी हाँ कहो तो मैं अभी तुम्हें अपना बना लूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन निधि ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपना सर नीचे किया और रिंग और नेकलेस अपने गले और उंगलियों से निकालने लगी, लेकिन तभी तक्ष ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, यह मेरा गिफ्ट है, मेरी मोहब्बत को इसे निकाल के मेरी मोहब्बत की तौहीन तो मत करो। तक्ष के इतना कहने पर निधि के हाथ अपने आप रुक गए और वो तक्ष की तरफ देखकर टच मुस्कुराते हुए मैनेजर को बिलिंग के लिए बुलाया अपने पास और उसने अपना कार्ड दिया। निधि को वापस से उसके कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, दूर मत जाना, हो जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ या मैं तुम्हें खो दूँ। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अभी बाबा और मान्यता दोनों गार्ड एरिया
में एक दूसरे का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी बाबा ने मान्यता से कहा, मान्यता बेटे, मैंने अर्जुन की आंखों में आपके लिए बेपनाह प्यार देखा है, इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अपने और अर्जुन के रिश्ते में कभी इस गलतफहमी शब्द को आने मत देना, क्योंकि यह गलतफहमी सिर्फ एक शब्द है, लेकिन ये गलतफहमी अच्छे अच्छे रिश्ते और ज़िंदगी दोनों को बर्बाद कर देती है। और ये जो शक होता है ना, इस शक की बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि अपने और अर्जुन के रिश्ते में आप यह शक और गलतफहमी, इन दो शब्दों को कभी आने ही मत देना। अगर आप कभी ऐसा हो तो आपको लगे कि अर्जुन आपसे कुछ छुपा रहा है, तो आप उससे एक सवाल कर लेना कि ऐसा कुछ तो नहीं है, तो वह खुद आपको बता देगा। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे फ़ोन करके बात कर लेना, क्योंकि हमने अर्जुन को उन हालातों में देखा है जहां वह अपना दम तोड़ सकता था, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी माँ को भी। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसका साथ हमेशा देती रहो, उसका हाथ थाम कर उसके साथ खड़ी रहो, क्योंकि अगर तुमने उसका हाथ छोड़ा तो अब अर्जुन को समेटने वाला कोई नहीं होगा और वह टूट कर बिखर जाएगा। इतना कहते हुए बाबा मान्यता का चेहरा देखने लगे। तभी मान्यता ने जो बाबा का हाथ पकड़ा था उस पर अपना दूसरा हाथ उठाकर रखकर बाबा से कहा, बाबा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई तो मैं पहले अर्जुन से बात करूँगी, उससे बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुँचूँगी। और अगर उसके बाद भी अर्जुन किसी मजबूरी चलती मुझे सच नहीं बता पाते तो मैं उस सच को जानने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अर्जुन और मेरे रिश्ते के बीच में मैं किसी और को आने की इजाज़त नहीं दूँगी। बाबा ने प्यार से मान्यता को सर पे सहलाया और उन्होंने कहा, शाबाश मान्यता बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तभी उनकी नज़रें उनके पीछे खड़े अर्जुन पर गई, जो अपने हाथ बांधे उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी बाबा ने अर्जुन को अपने पास आने का इशारा किया। अर्जुन उनके पास आया तो बाबा उनसे बोले, अब मान्यता को ज़रा शॉपिंग करा लाओ, क्योंकि रात की पार्टी में सिर्फ मान्यता क्या पहनेगी, और हमारी तरफ से उसे कुछ अच्छा सा तोहफा हमारी बेटी के लिए ले लेना। इतना कहकर बाबा मेंशन के अंदर चले गए और वहीं अर्जुन मुस्कुराते हुए मान्यता को देखते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, वैसे बाबा और बेटी में क्या बातें हो रही थी, ज़रा मुझे भी तो पता चले। तभी मान्यता ने अपने दोनों हाथ अर्जुन के सीने पर रखते हुए उसे खुद से दूर करते हुए कहा, यह बाप और बेटी की सीक्रेट बात थी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। इतना कहकर अर्जुन को मान्यता ने कस के धक्का दिया और वह पूरे गार्डन में भागने लगी और अर्जुन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। दोनों की हंसी उस पूरे गार्डन में खिलखिला रही थी और उसकी आवाज़ मैंशन के अंदर तक जा रही थी। वहीं कोई ऐसा था जो उन दोनों को इस तरह खुश देखकर वो दिल ही दिल में जल रहा था। वहीं इंडिया में निधि तक्ष की बातें सुनकर मिरर से उसे देख रही थी। उसकी बातें निधि के दिल में उतरती जा रही थी। निधि जिसके मुँह से ये सारे अल्फाज सुनना चाहती थी हमेशा से, उसने तो कभी ऐसे अल्फाज मोहब्बत कहा ही नहीं, और जिसके साथ वो मजबूरी में अभी थी वह उसके लिए इतना सब कर रहा था। क्यों, क्या यह मोहब्बत थी? निधि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह एहसास क्या है, मोहब्बत है या महज आकर्षण। तभी सामने खड़े शख्स को देखा और अब तक जो सर निधि का तक्ष के सीने पर था और तक्ष के हाथ निधि के कमर में, वह झटके से उस हाथ को झटक कर दूर हो गई और मिरर से पीछे खड़े शख्स को देख रही थी, क्योंकि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अंगद खड़ा था। निधि को किसी और की बाहों में देखकर अंगद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अंगद को यही लगा कि निधि उसे भूलकर किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। वहीं तक्ष को यह समझ नहीं आया कि निधि ने अचानक उसे खुद से दूर क्यों किया। निधि की नज़र तक्ष अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए उसे अपनी तरफ कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसकी नज़र अपने खड़े पीछे शख्स पर गई। उसकी नज़रें निधि को देखकर तक्ष को कुछ थोड़ा अजीब लगा और वह पीछे मुड़कर जैसे ही उसे देखा तो उसके पीछे खड़ी लड़की को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह उसे पहचानना चाहता था कि वह कौन थी। तक्ष की नज़रें अंगद के पीछे खड़ी लड़की पर ठहर सी गई। वह बिना पलके झपकाए उसे एकटक देख रहा था। यह चेहरा उसकी नज़रों में था और उसके दिमाग में भी, लेकिन अभी उसकी नज़रें उस लड़की को अपने दिमाग और नज़रों में उतार रहा था ताकि उससे यह लड़की को पहचानने में कोई गलती ना हो। तक्ष खुद से 10 कदम की दूरी पर खड़ा
वो लड़की को गौर से देख रहा था। उसकी नज़रें उस लड़की के चेहरे पर ठहर सी गई, क्योंकि उसकी नज़रें उस लड़की को अच्छे से पहचानती थी। उसने कहा था अपने दादाजी से कि मैं उसे जब भी देखूंगा मैं उसे पहचान लूँगा, और अभी उसकी नज़रें उस लड़की को पहचान रही थी। तक्ष मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके कदम अपने आप रुक गए जब उसने सुना कि सामने खड़ा है लड़का उस लड़की को शहर नाम से बुला रहा था। अंगद, जो निधि और तक्ष के आगे खड़ा था, उसने उसके पीछे शहर को आवाज़ देते हुए कहा, शहर जरा इधर तो आओ। शहर चलकर तक्ष और निधि के पास खड़ी हो गई। अंगद ने शहर और निधि और तक्ष से मिलवाते हुए कहा, निधि, तुम्हें शहर के बारे में तो पता है कि शहर मान्यता की फ्रेंड है और मेरी फियांसे। फिर उसने तक्ष की तरफ देखकर निधि से पूछा, और ये कौन है? तब निधि ने अंगद से कहा, ये मेरे प्रोफेसर है और अब ये मेरे होने वाले हस्बैंड है। निधि के मुंह से यह सुनकर अंगद को बहुत खुशी हुई कि निधि अब उसे भूलकर किसी और के साथ आगे बढ़ रही है। और फिर तक्ष की पर्सनैलिटी भी बहुत इम्प्रेसिव थी। अंगद ने तुरंत तक्ष के आगे हाथ बढ़ाया और उससे कहा, हेलो, मैं निधि का सीनियर और फ्रेंड भी। तक्ष की नज़रें शहर पर जो टिकी हुई थी वह उसे निहारिका कहकर पुकारना चाहता था, लेकिन निधि की कही बात सुनकर उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। लेकिन उसने खुद को नॉर्मल करके अंगद से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय, मैं तक्ष रंधावा, उदयपुर का होने वाला हुक्मशाह और निधि का फ्यूचर हस्बैंड। जैसे ही शहर ने तक्ष की आखिरी लाइन को सुना, उसके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई और तक्ष ने उसकी नज़रें बखूबी शहर के चेहरे पर जो टिकी हुई थी। शहर हैरानी और परेशानी से तक्ष के चेहरे को देख रही थी, लेकिन तक्ष ने अभी तक उसे कुछ कहा नहीं था। वहीं अंगद मुस्कुरा रहा था। उसने निधि से कहा, वह निधि, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। निधि ने स्माइल पास की, क्योंकि उसके होठों से तो तक्ष को अपना फ्यूचर हस्बैंड बता तो दिया था, लेकिन उसके दिल में दर्द बहुत हो रहा था। उसने तक्ष का हाथ पकड़ते हुए अंगद से कहा, हमारी शॉपिंग हो गई है, अब हम चलते हैं, तुम दोनों शॉपिंग कर लो। इतना कहकर निधि ने तक्ष को उसकी बाँह से पकड़कर वहाँ से जाने का इशारा किया, लेकिन तक्ष की नज़रें तो शहर पर टिकी हुई थी और यह बात निधि ने बखूबी नोटिस कर ली, जिससे निधि को बहुत गुस्सा आ रहा था शहर पर कि एक तो उसकी मोहब्बत अंगद ऑलरेडी शहर का हो चुका है, और तक्ष जो कुछ देर पहले उसे अपने प्यार का इजहार किया था वह भी अभी शहर की खूबसूरती को ही निहार रहा था, और शहर की नज़रें भी तक्ष पर ही टिकी हुई थी। निधि तक्ष को वहाँ से लेकर बाहर जाने लगी। तक्ष मुड़कर शहर को ही देख रहा था और शहर भी पीछे पलटकर तक्ष को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। तक्ष और निधि के जाने के बाद शहर ने अंगद को हिलाते हुए से कहा, क्या हुआ, क्या देख रही हो? वह लोग चले गए, चलो हम अब शॉपिंग करते हैं। तब जाकर शहर अपने ख्यालों से बाहर आए, लेकिन उसके चेहरे पर पसीने की बूंदी अब हल्की हल्की नज़र आने लगी थी। तभी शहर ने अंगद से कहा, अंगद, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से घर चलते हैं। पर शहर, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो ख़राब नहीं लग रही है तुम्हें? अंगद ने शहर के माथे को छूते हुए कहा, तो शहर ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ अपने माथे से हटाया और कहा, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है अंगद, तुम चलो घर चलते हैं हम। इतना कहकर शहर जल्दी से उसे लेकर ज्वेलरी शॉप से बाहर निकल गई। उसके दिमाग में सिर्फ उदयपुर का होने वाला हुक्मशाह घूम रहा था और तक्ष का चेहरा उसकी आंखों के सामने नजर आ रहा था। तक्ष के होठों पर जो शहर को देखते हुए स्माइल थी वो शहर भूल ही नहीं पा रही थी। शहर और अंगद दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गए। अंगद आज शहर को उसकी एंगेजमेंट रिंग की शॉपिंग कराने के लिए लेकर आया था, और अब कहाँ बिना कुछ लिए ही वह शहर को लेकर वापस घर जा रहा था। अभी वही लिफ्ट के अंदर निधि तक्ष के सीने पर हाथ रखकर उसे गुस्से से घूर रही थी, और तक्ष उसके गुस्से से फुले हुए चेहरे को बड़े प्यार से देख रहा था। निधि ने कहा, बड़ी जल्दी अपने प्यार के इजहार किए हुए अल्फाजों को भूल गए, वो जो मेरी सीनियर के साथ लड़की थी। शहर, आप उसे किस तरह घूर रहे थे? निधि के चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। अभी तक्ष ने निधि को उसकी कमर से पकड़ा और उसे लिफ्ट से सटाते हुए उसके बिल्कुल करीब जाकर उससे कहा, तुम्हें जलन हो रही है? अगर मैं किसी और को देखूं तो तुम्हें जलन होती है, लेकिन अगर मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूं तो तुम कहती हो कि तुम किसी और से प्यार करती हो। तो ये क्या मतलब है इसका मतलब तो यही हो गया ना कि तुम ना तो मुझे अपनाओगी और ना ही मुझे किसी और का होने दोगी।
ऐसा नहीं चलेगा मेरी जान, मुझे तुम्हारा होना है या फिर किसी और का। ये किसी और का, छोड़ दो मुझे। निधि ने तक्ष की कॉलर को कसकर पकड़ा और उससे कहा, अगर आपको मेरा होना है तो सिर्फ मेरा होकर ही रहना है, किसी और की तरफ अगर नज़र उठाकर भी नहीं देखना है आपको। तक्ष जो निधि के कमर को हाथ से थाम रखा था, वो उस पर अपनी पकड़ कसकर अपने करीब करते हुए का प्रॉमिस, किसी और की तरफ मैं नज़र उठाकर देखना तो क्या, किसी और को तस्वुर भी नहीं करूँगा। इतना करता तक्ष ने निधि को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उसके ख्यालों में अभी शहर का चेहरा घूम रहा था। तक्ष ने अपने मन में कहा, निधि तुम्हारे सिवा किसी और को अपने ख्यालों में मैं आने नहीं दूंगा, लेकिन जिस लड़की को अभी मैंने देखा वो मेरे ख्यालों में ही नहीं मेरे दिल में है, और उसका रिश्ता मेरे बच्चे जैसा है। वह मेरे लिए मेरी पहली औलाद है और उसे मेरे साथ जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। मैं उस तक पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि किसी और तक उसके ज़िंदा होने की खबर पहुंची है या नहीं। उसे बचाने के लिए ही मैंने अभी उसे उसके नाम से नहीं पुकारा जो उसकी हकीकत है। तक्ष ने कहा, निधि जो तुम्हारा सीनियर है वो लड़का कैसा है? तक्ष के सवाल को सुनकर निधि झटके से तक्ष के सीने से अपना चेहरा बाहर निकाल कर तक्ष से पूछे, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तभी तक्ष ने कहा, अरे उसके साथ जो लड़की थी वो बहुत प्यारी थी, लाइक माई लिटिल सिस्टर। तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि उसका फियांसे कैसा है, क्या वो उसे सच में प्यार करता है, कहीं वो उसे धोखा तो नहीं देगा। तभी निधि ने वापस से तक्ष के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, आपसे मैंने कहा था ना कि मैं किसी लड़के से प्यार करती थी, तो ये वही लड़का है। मैंने इसे बहुत बार अपने प्यार का इजहार किया है, उसे अपने दिल का हाल बताया, लेकिन उसने मुझे हर बार मना किया क्योंकि वो इस लड़की से प्यार करता है। उसने कभी मुझे इस लड़की के बारे में नहीं बताया कि वह किसी लड़की से प्यार करता है, सिर्फ वह मुझे इग्नोर करता रहा और मेरे प्यार को ठुकराता रहा। लेकिन जिस दिन मेरे भाई की शादी थी उस दिन यह मेरे घर पर आया था, जबकि मैंने इसे बुलाया भी नहीं था। तब जाकर मुझे पता चला कि जिस लड़की से मेरे भाई की शादी हो रही है वो लड़की इस लड़की की बेस्ट फ्रेंड है और मेरी भाभी की बेस्ट फ्रेंड इसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब ये उसको सुनकर बहुत प्यार करता है, दोनों लिविंग रिलेशनशिप में भी है और अभी उनकी शादी होने वाली है। जैसे ही तक्ष ने निधि के मुंह से ये सुना कि शहर की शादी होने वाली है, वैसे ही उसे अपने सीने पर कुछ गिरा सा महसूस हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब कहते हुए निधि रोने लगी। उसके आंखों से गिरते आंसू उसे अपने सीने पर महसूस हो रहे थे। तक्ष ने निधि को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को थामकर उससे कहा, निधि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारा हमसफ़र मिलना चाहिए। तुम किसी और के हमसफ़र को अपना नहीं बना सकती, इसलिए अब ये आंसू बहाना छोड़ दे और मेरी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दो। निधि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तक्ष की बातें सुनकर अपने सर को हाँ में हिलाया और तक्ष के सीने से लग गई। उसने अपने मन में कहा, नहीं सर, मैं अंगद को कभी भूल नहीं सकती। मैं उससे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं। वो मेरा होगा, सिर्फ मेरा। और आपको क्या लगता है मैं जो आपकी इन शर्तों को मान रही हूँ ये हमेशा चलेगा? नहीं, एग्ज़ाम को सिर्फ 1 हफ्ते बचे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म और मैं आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूँगी। वहीं दूसरी तरफ जानकी जी के घर पर अभी शहर और अंगद दोनों शॉपिंग से वापस आए थे, लेकिन शहर की बेचैनियाँ बढ़ती ही जा रही थी। तो शहर ने मान्यता को कॉल किया तो मान्यता अपने रूम में बैठी थी। जब उसने कॉल की रिंग सुनी तो उसने कॉल की और चहकते हुए शहर से बोली, हेलो माय लव, हाउ आर यू? शहर में मौसम आते हुए वहाँ बैंड बाजे की बारात हुई। मेरी मॉम और अंगद मुझे कहीं बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं, मुझे फ्रूट्स खिला रहे हैं और मुझे हॉर्लिक्स और दूध पिला रहे हैं। तुझे पता है मुझे कितनी बेचैनी हो रही है, उल्टियाँ हो रही है, तुझे क्या क्या बताऊँ यार। मान्यता शहर की बातें सुन हंसने लगी। तभी उसने कहा, यार यह सब उन्हें ही मिलता है जो लकी होते हैं। देख अभी तो प्रेग्नेंट है, इसलिए मॉम और अंगद तेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। मुझे पता नहीं कब बच्चे आएंगे मेरी कमी में। तब शहर ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओहो बड़ी जल्दी है बेबी कंसीव करने की।
मान्यता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, मैंने सुना है कि जब बच्चे अपने आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो आप और आपके पार्टनर को वो पूरा करते हैं। शहर ने उसके दूरी पर कुछ दूर बैठे अंगद को देखा, जो उसे तार रहा था उसके साथ मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। शहर ने कहा, हाँ यार, ये तो तू सही कह रही है। जब से बच्चे के बारे में अगन ने सुना है, वह बहुत खुश है और मेरा पहले से ज़्यादा ख्याल भी रख रहा है। मान्यता ने हंसते हुए कहा, हाँ यही तो अर्जुन मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा भी बेबी अब मेरे टमी में आ जाए, ताकि उनका प्यार मुझ पर और बढ़ जाए। तभी शहर का एक अच्छा तब शहर ने कहा, एक बात बता, तू वापस कब आ रही है? मान्यता नहीं उसे बताते हुए कहा, देखा है, रात को तो वो पार्टी ख़त्म हो जाए तो फिर अर्जुन से कहूँगी कि घर जाने के लिए। अब बहुत दिन हो गए हैं यार, मुझे भी सबकी बहुत याद आ रही है। तभी शहर ने कहा, हाँ तो जल्दी आ जाना, तेरी वजह से मेरी शादी भी रुकी हुई है। मान्या ने उसे चिढ़ाते हुए शहर से कहा, वाह, तुझे तो बड़ी जल्दी है शादी करने की। शहर ने भी हंसते हुए कहा, तो मेरा बेबी भी अब आने वाला है, शादी तो तूने जल्दी कर ली, फिर भी मेरा अंकल कहाँ आने वाला है, अब तो मेरे ही पास होगा। मान्यता ने कहा, तुम्हारा सही है, पहले बच्चे उसके बाद शादी। शहर और मान्यता दोनों इस बात पर हंसने लगी और शहर की खिलखिलाती हंसी वहाँ बैठे तीनों लोग सुन रहे थे। तभी जानकी जी शहर के पास आई और उससे बोली, किससे इतनी देर से बात कर रही हो? तभी शहर ने जानकी जी को फ़ोन देते हुए कहा, मान्यता से बातें कर रही हैं और उसे जल्दी वापस आने के लिए बोल रही थी, ताकि मेरी और अंगद की शादी हो सके। अंगद की शादी आप भी सुन रहे हो ना? लेकिन उसके होठों पर मुस्कान बिखरी हुई थी, जैसे वह अपना दर्द दिखा ही नहीं सकता। तभी जानकी जी ने मान्यता से फ़ोन लिया और उससे बातें करते हुए कहा, हेलो मान्यता, कैसी हो बेटा? तभी मान्यता ने कहा, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? जानकी जी ने कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे शैतान को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी खाने पीने का इसे कोई होश नहीं रहता। तभी मान्यता ने कहा, माँ, उसे मारो और उसे खूब खिलाओ। और उसके तभी अर्जुन जो बाहर था वह अंदर आया और मान्यता को इस तरह बेड पर पेट के बल लेटे हुए और अपने पैरों को ऊपर नीचे करते हुए बात करते हुए देखकर आकर सीधा उसके ऊपर चढ़ गया और धीरे धीरे मान्यता के गर्दन पर किस करने लगा, जिससे मान्यता की बॉडी में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने एक सिसकारी भरते हुए कहा, अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? मैं मॉम से बात कर रही हूँ फ़ोन पर। अर्जुन ने धीरे से मान्यता के कान में कहा, तो तुम बात करो ना, किसने मना किया है तुमसे? मुझे मेरा काम करने दो। इतना कहकर फिर से अर्जुन मान्यता के गर्दन पर किस करने लगा। वही मान्यता की सिसकी शहर और जानकी ने भी सुन ली थी। तभी जानकी जी ने मान्यता से पूछा, क्या हुआ मान्यता बेटा? तभी मान्यता ने कुछ नहीं कहा, वो बस ऐसे ही। तभी अर्जुन ने मान्यता के कान पर किस किया और ज़ोर से बाइट किया, जिससे मान्यता के मुख से एक ज़ोरदार चीख निकली और अर्जुन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे ज़ोर ज़ोर से किस करने लगा। मान्यता की चीख जानकी जी और शहर ने सुनी। तभी शहर ने जानकी जी के हाथ से फ़ोन लिया और कहा, क्या हुआ है क्या हुआ है मान्यता, तू इस तरह से चीखी क्यों? तभी मान्यता कुछ बोल ही नहीं पाई। शहर ने फिर से पूछा, क्या हुआ? तुझे चोट लगी है क्या तूने? तभी मान्यता ने अर्जुन के हाथ को हटाया और शहर से कहा, चोट नहीं लगी है यहाँ, अर्जुन मुझे बस परेशान कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर जानकी और शहर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगी। तभी मान्यता ने कहा, सुन, तू अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर और जो अरेंजमेंट करनी है सब कर ले, हम जल्द ही वापस आएंगे। वैसे ही तेरी शादी की डेट फिक्स होगी और जितनी जल्दी हो सके शादी कर ले, फिर इतना कहकर मान्यता ने बिना शहर की बातें सुने फ़ोन रख दिया और वजह से मुड़ी। अर्जुन उसे पलटकर उसके क्लीवेज पर किस करने लगा। मान्यता गर्म सांस भरते हुए अर्जुन से बोली, अर्जुन, तुम थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते क्या? मैं फ़ोन पर बात कर रही थी ना और तुम ऐसे ही शुरू हो गए। शहर और माँ क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? माय डियर वाइफी, मॉम ने इन सब से गुजरने के बाद ही तुम्हें पैदा किया है और शहर एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तो इसका मतलब
मतलब यह है कि ना उन्हें पता है कि ऐसी आवाज़ें कब निकलती है। फिर तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। मान्यता और अर्जुन दोनों बेड पर थे। मान्यता अर्जुन को घूरते हुए बोली, फिर भी आप थोड़ा इंतज़ार तो कर सकते थे ना। अर्जुन उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, इंतज़ार? तुम मेरे इतने करीब हो और मैं इंतज़ार करूँ? ये थोड़े ही ना पॉसिबल है वाइफी। इतना करते हुए वो उसके कान पर अपने होठ टिकाता है। मान्यता अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, अर्जुन ये सब? इतना कहते ही अर्जुन उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, अब नहीं, अब तुम मुझे नहीं रोकोगी बस। उसके इतना कहते हुए मान्यता अर्जुन की बेचैनी को देखते हुए मुस्कुराई। मान्यता की इस मुस्कुराहट में शरारत छुपी हुई थी। मान्यता अर्जुन के सीने पर हाथ रखे उसे पीछे धक्का देती है, जिससे अर्जुन सीधे बेड पर गिरता है। मान्यता अर्जुन को घूरते हुए बोली, अब बस। वैसे ही इन सब के अलावा मेरे पास बहुत काम है। बाबा ने हमारे लिए पार्टी रखी है, मैं उसमें जाने के लिए लेट नहीं होना चाहती। इतना कहते हुए वो बेड से खड़ी होने वाली ही थी कि अर्जुन उसके ड्रेस को अपनी मुट्ठी में कस लेता है। मान्यता पीछे मुड़कर बोली, अर्जुन ये आप क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं मेरे कपड़े को ऐसे पकड़कर। अर्जुन अपनी आंखों में शरारत लिए बोला, बच्चा नहीं, तुम्हारा हस्बैंड हो और मैं तुमसे बच्चा पाने के लिए अपनी वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इसके साथ ही वो मान्यता का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। उसके ऐसे अचानक करने से मान्यता संभल नहीं पाती और वो सीधा अर्जुन के ऊपर आकर गिरती है। कुछ पल वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो अर्जुन मान्यता की आंखों में गौर से देखते हुए बोला, बाहर आ जाओ मान्यता। मान्यता कन्फ्यूजन से बोली, क्या? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, यही कि सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ वाइफी। मान्यता अर्जुन से अपनी नज़रें घुमाकर बोली, मैं सपनों में नहीं हूँ। इतना कहकर वो अचानक खड़ी होने को होती है कि तभी अर्जुन उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। मान्यता और अर्जुन दोनों की नोज़ आपस में टच हो रही थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे में गुम हो रही थी। मान्यता के दिल की धड़कन जोरों से धड़क रही थी। मान्यता अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अब बंद भी कीजिए, परेशान करना मुझे बहुत हो गया आपका। अर्जुन मान्यता की आंखों में देखते हुए बोला, ये गलत बात है वाइफी, अभी मैंने परेशान किया भी नहीं और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर मान्यता अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, अच्छा आप परेशान नहीं कर रहे हैं, और जो भी आपने ये सब किया वो क्या है? मैं बता दूं, इसे परेशान करना ही कहते हैं। अर्जुन अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। मान्यता अचानक से बोली, अच्छा फिर कैसे करते हैं परेशान? हाँ, आपकी नज़र में परेशान करना किसे कहते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में जानना चाहती हो तुम? ओके, फिर मैं तुम्हें ही करके ही दिखाता हूँ, क्योंकि बताने से अच्छा है करके दिखाना, और तुम्हें ऐसे जानने में भी अच्छा लगेगा। उसके इतना कहते हैं मान्यता को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या ही कह दिया है। वो जल्दी से अर्जुन से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं जानना है मुझे आपका परेशान करना। वो बोल ही रही थी कि अर्जुन मान्यता के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अर्जुन का एहसास मान्यता को कंट्रोल खोने के लिए काफ़ी था। वो भी अर्जुन का धीरे धीरे साथ देने लगती है। मान्यता अर्जुन को अब किस बैक करने लगी थी। अर्जुन किस करते हुए उसके होठों को शक और बाइट कर रहा था, जिससे मान्यता के होठ खुल जाते हैं। उसके मुंह से एक आह निकलती है और इसी के साथ अर्जुन उसकी टंग के साथ खेलने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।